एक ऐसा खामोश इंसान जिसे पूरी दुनिया अकेला और कमजोर समझती थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो मौत का दूसरा नाम है। जब इस डैडली असैसिन की सबसे प्यारी चीज छीन ली गई, तो उसने पूरे अंडरवर्ल्ड को हिलाकर रख दिया। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब उसके सामने खड़ा होता है याकुजा का सबसे ब्रूटल किलर, रे। आज हम देखेंगे एक बाप की ऐसी जंग जहां दुश्मनी की सारी हदें पार हो गईं। कहानी टोक्यो में शुरू होती है, जहां कोरेडा नाम का एक क्रूर याकुजा है जो महिलाओं को प्रताड़ित करता है। उसे एक फोन आता है जो उसकी पहचान की पुष्टि करता है, और वह जानना चाहता है कि फोन पर कौन है। संदेहास्पद होकर वह अपने आदमियों को आवाज लगाता है, लेकिन वे सब खामोश हैं, क्योंकि उस रहस्यमयी काम करने वाले ने पहले ही उन्हें मार दिया है। कोरेडा खुद को हथियारों से लैस करता है और कमरे की जांच करता है, लेकिन वह काम करने वाला अचानक उसका गला घोंटकर उसे मौत के घाट उतार देता है। यह दृश्य उस काम करने वाले को किम इन नाम नाम के एक संभ्रांत हत्यारे के रूप में दिखाता है। अपने ठेकेदार से भुगतान और एक नया पासपोर्ट मिलने के बाद इन नाम कहीं और जाने की योजना बनाता है, लेकिन वह मंजिल तय नहीं कर पाता है। एक पब में रहने के दौरान उसका ध्यान एक पेंटिंग पर जाता है, और वेटर उसे बताता है कि इसमें दिखाई गई खूबसूरत जगह पनामा है। ठेकेदार इसका वर्णन एक ऐसी जगह के रूप में करता है जो समुद्र तटों, अमीर लोगों और खूबसूरत लड़कियों से भरी है। आगे कहानी में बैंकॉक में यूमिन नाम की एक छोटी लड़की अपनी मां यंगजू के साथ रहती है। जब यूमिन पूछती है कि वह अकेली क्यों है, तो उसकी मां प्यार से समझाती है कि वह अकेली नहीं है, और उसके माता पिता अभी बस अलग हैं, और उसके पिता दूर से ही हमेशा उसकी परवाह करते हैं। यूमिन को स्कूल छोड़ने के बाद यंगजू जिक्र करती है कि एक काम वाली आ रही है, और अपनी बेटी से कहती है कि घर पहुंचते ही वह फोन करे। इसके बाद सेओ यंगजू एक प्रॉपर्टी डीलर से मिलती है ताकि खरीदारी को अंतिम रूप दे सके। डीलर इस बात पर जोर देता है कि इतने दुर्लभ अवसर के लिए 1 हफ्ते के भीतर ही अग्रिम भुगतान करना होगा, और यंगजू उसे भरोसा दिलाती है कि पैसे तैयार हो जाएंगे। इस बीच यूमिन को कामवाली द्वारा अपने साथ ले जाते हुए देखा जाता है। उधर जापान में जब इन नाम पनामा के बारे में खोजबीन कर रहा होता है, तभी उसे अपने ठेकेदार का फोन आता है जो कहता है कि किम चून संग को उससे किसी जरूरी मामले पर बात करनी है। इसके बाद इन नाम किम से बात करने के लिए निकल पड़ता है। किम समझाता है कि उसे बैंकॉक से एक फोन आया था। वह खुलासा करता है कि यंग जू ने एक ऐसी समस्या के बारे में उससे संपर्क किया था जिसे उसने बताने से इनकार कर दिया था, और उसने इन नाम से बात करने का जरिया ढूंढने की भीख मांगी थी। इन नाम रूखेपन से किम से कहता है कि अगर वह दोबारा फोन करे तो कह देना कि वह मर चुका है। इस बीच पुलिस स्टेशन में रोती हुई यंगजू अपनी बेटी को आखिरी बार कामवाली के साथ देखे जाने के बाद उसके लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराती है। उसका डर तब और बढ़ जाता है जब वह यूमीन की रिपोर्ट के साथ कई अन्य लापता बच्चों की रिपोर्ट देखती है। अचानक उसे प्रॉपर्टी डीलर का फोन आता है जो दावा करता है कि उन्होंने उसकी बेटी को ढूंढ लिया है, और वह उसे पैसे के साथ अकेले आने तथा पुलिस को शामिल न करने का निर्देश देता है। बाद में ठेकेदार इन नाम को बताता है कि यंगजू मृत पाई गई है। 8 साल पहले का एक फ्लैशबैक दिखाता है कि इन नाम राष्ट्रीय खुफिया सेवा में एक ब्लैक ऑप्स एजेंट था। उसकी इकाई के सरकारी सफाई के बाद उसके वरिष्ठ अधिकारी चून संग ने उसे देश से भाग जाने का आदेश दिया। इन नाम यंगजू को सूचित करता है कि वह हमेशा के लिए जा रहा है, और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। यंगजू शुरू में मुस्कुराती है, यह सोचकर कि वह मजाक कर रहा है, लेकिन जैसे ही उसे एहसास होता है कि वह गंभीर है, उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। अचानक उन पर हमला हो जाता है। इन नाम तेजी से हमलावरों को काबू कर लेता है, जिससे यंगजू डर से सुन्न हो जाती है। इंचियोन में इन नाम यंगजू के शव पर दावा करने के लिए पहुंचता है। उसे पता चलता है कि अपनी मौत से पहले उसने अपनी बेटी के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी और उसे अपने परिजनों के रूप में नामित किया था। फिर उसे उसके निधन के समय उसके पास से मिली व्यक्तिगत वस्तुएं सौंपी जाती हैं। किम खुलासा करता है कि इन नाम के भागने के बाद यंगजू उसके पास आई थी। वह गर्भवती थी और अनिश्चित थी कि क्या किया जाए। किम ने उससे कहा था कि उसे इन नाम या बच्चे में से किसी एक को चुनना होगा, और यह कहते हुए अंतिम फैसला उसी का था। इस खबर से स्तब्ध होकर इन नाम वहां से चला जाता है। दूसरी जगह अकेले में इन नाम को उसके ठेकेदार का फोन आता है। वह चेतावनी देता है कि उसके आखिरी शिकार कोरेडा का एक सगा भाई था, जिसे रेत बुच्चर के नाम से जाना जाता है। वे दोनों सड़कों पर एक साथ बड़े हुए थे, लेकिन उनके इस रिश्ते के बारे में कोई नहीं जानता था, क्योंकि उन्होंने सालों से बात नहीं की थी। ठेकेदार खुलासा करता है कि रे अब हत्या की होड़ में है। वह अपने भाई के हत्यारे का शिकार कर रहा है और अपने शिकारों को काटने के लिए उल्टा लटका देता है।
ठेकेदार इन नाम से योजना पर टिके रहने और तुरंत पनामा जाने का आग्रह करता है। हालांकि जैसे ही ठेकेदार भागने की कोशिश करता है, उसकी कार से टक्कर हो जाती है। वह कैद में जागता है और डर से कांपते हुए कबूल करता है कि इन नाम इंचियोन में एक साथी के साथ है। वह दया की भीख मांगता है, लेकिन रे बेरहम है। रे खुलासा करता है कि उसके पिता एक कोरियाई कसाई थे जो नाव से ओसाका चले गए थे और अक्सर उसे पीटते थे क्योंकि वह अपनी मां जैसा दिखता था। ठेकेदार की हत्या करने से पहले रे ठंडे दिमाग से समझाता है कि वह जानवरों को काटते हुए बड़ा हुआ है और यह केवल उसके काम करने का तरीका है। किम इन नाम को छोटी लड़की के बारे में विवरण और थाईलैंड में एक संपर्क सूत्र प्रदान करता है जो उसकी मदद करेगा। इस जानकारी के साथ इन नाम बैंकॉक जाने की तैयारी करता है। जल्द ही रे इंचियोन पहुंचता है और किम को खत्म कर देता है, लेकिन वह इन नाम को ढूंढने में असफल रहता है। यूमीन का एक पोस्टर खोजने के बाद रे अपने शिकार का पीछा करते हुए बैंकॉक जाने का फैसला करता है। बैंकॉक पहुंचने पर इन नामली यंगबे से मिलता है, जिसे किम ने उसकी मदद के लिए नियुक्त किया था। जब वे बात करते हैं तो ली समझाता है कि यह कोई साधारण अपहरण नहीं है। अपराधियों ने यंगजू के बैंक खाते को खाली कर दिया था, जिससे साफ पता चलता है कि वे उसकी संपत्ति से वाकिफ थे। ली इन नाम को प्रॉपर्टी डीलर हानजू के बारे में जानकारी देता है, जो एक धोखेबाज है और हाल ही में बैंकॉक में स्थानांतरित हुआ है। इन नाम हान पर नजर रखना शुरू करता है। उसकी कार में उस पर घात लगाने के बाद इन नाम उसे एक सुनसान जगह पर ले जाता है। कबूलनामा कराने के लिए इन नाम हान की उंगली काट देता है। हान खुलासा करता है कि वे पीड़ितों का अपहरण करने से पहले अग्रिम भुगतान सुरक्षित करने के लिए अचल संपत्ति के सौदों को चारे के रूप में इस्तेमाल करते हैं। वह दावा करता है कि कामवाली पहले ही बच्चे को मार चुकी है। इस खबर से गुस्से में आकर इन नाम हान को मार डालता है। फिर हम देखते हैं कि रे भी उसी जगह पहुंच गया था, लेकिन उसे इन नाम नहीं मिलता है। स्थानीय गुंडे रे को बताते हैं कि उन्हें वह कामवाली मिल गई है जिसके पीछे इन नाम है। वे रे को उस जगह ले जाते हैं जहां पहुंचने पर रे को एहसास होता है कि उन्होंने उसे बेवकूफ बनाया है, क्योंकि वहां कोई कामवाली नहीं है। रे फिर एक एक करके सभी गुंडों को मारने के लिए आगे बढ़ता है, जब तक कि वह खुद पूरे गिरोह का सफाया नहीं कर देता। दूसरा गुंडा रे को पूरे गिरोह को मारते हुए देखकर डर जाता है। वह आदमी माफी की भीख मांगता है और बताता है कि वे अभी भी जानते हैं कि कामवाली कहाँ है। बाजार में कामवाली चिंतित दिखती है कि कोई उस पर नजर रख रहा है। जब वह घर लौटती है तो उसका पति पहले से ही वहां मौजूद होता है, लेकिन अचानक बिजली कट जाती है। इन नाम उन दोनों पर घात लगाकर हमला करता है और मांग करता है कि लड़की कहाँ है। जब वे जवाब नहीं देते हैं तो इन नाम उसके पति की उंगली काटने की तैयारी करता है। डर कर कामवाली कबूल करती है कि लड़की वास्तव में जीवित है और उसने हान से उसकी मौत के बारे में झूठ बोला था। वह खुलासा करती है कि बच्ची चाओ पाओ में है, जो बच्चों को बेचने की जगह है। दृश्य उस केंद्र पर स्थानांतरित होता है जहां यूमीन को रखा गया है। ली समझाता है कि चाओ पाओ एक बड़ा ड्रग वितरण केंद्र है जो बच्चों के अंगों को निकालने और बेचने से भारी मुनाफा कमाता है। उस इलाके में घुसपैठ करने के लिए वे यूई नाम की एक ट्रांसजेंडर महिला से मिलते हैं, जो चाओ पाओ तक पहुंचने में इन नाम के मार्गदर्शक के रूप में काम करने के लिए सहमत हो जाती है। यूई भारी रकम की मांग करती है, इसलिए इन नाम वादा करता है कि यदि वह बच्ची को छुड़ाने में उसकी मदद करेगी तो वह उसके लिंग पुनर्निर्धारण सर्जरी का पूरा खर्च उठाएगा। वितरक का इंतजार करते समय यूई इन नाम के ठंडे स्वभाव पर सवाल उठाती है और उसे सलाह देती है कि लड़की को वापस पाने के बाद वह वास्तव में उसकी देखभाल करे। उन्हें एक फोन आता है और इन नाम यूई को यह दावा करने का निर्देश देता है कि उसे एक किडनी की जरूरत है। उन्हें गाड़ी में बिठाकर एक छिपे हुए केंद्र पर ले जाया जाता है। फिर एक महिला उन्हें उस इलाके में ले जाती है जहां अगवा किए गए बच्चों को रखा गया है। इन नाम दूसरे बच्चों को देखता है, लेकिन उसे यूमीन नहीं मिलती है। जब वह कोरियाई लड़की के बारे में पूछता है तो महिला दावा करती है कि वह आरक्षित है और उसे कहीं और भेज दिया गया है। संदेहास्पद होकर वह उन्हें बाहर इंतजार करने के लिए मजबूर करती है। इन नाम जबरन वापस अंदर जाता है और उसे पता चलता है कि यूमीन को सर्जरी के लिए ले जाया गया है। गार्डों को मारने के बाद वह महिला को धमकाता है, जो खुलासा करती है कि लड़की का दिल का प्रत्यारोपण हो रहा है, लेकिन दावा करती है कि उसे जगह का नहीं पता है। हालांकि बच्चों में से एक लैंग याओ का जिक्र करता है, जिससे उसकी सही जगह का पता चल जाता है। जल्द ही रे वहां पहुंचता है और खतरे को भांपते हुए इन नाम यूई से बच्ची को लेकर भागने के लिए कहता है। इन नाम और रे के बीच पहली बेरहम मुठभेड़ होती है, लेकिन नाम चतुराई से खुद को बंद कर लेता है और बच निकलता है। बाद में उसे पता चलता है कि यूई को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इसके तुरंत बाद अधिकारी उस केंद्र पर छापा मारते हैं, जिससे पता चलता है कि इसे लैन नाम का एक थाई माफिया सरगना चला रहा था। लैन के आदमी रिपोर्ट करते हैं
कि इस अराजकता के पीछे दो कोरियाई थे, जिनमें से एक चाकुओं का पेशेवर है। क्रोधित होकर लैन अपने आदमियों को इस घटना में शामिल सभी लोगों को खत्म करने का आदेश देता है। ली इन नाम को लैंग याओ का नक्शा देता है और स्वीकार करता है कि वह किम के प्रति अपने कर्ज के कारण ही मदद कर रहा है। इस बीच नाम रे को फोन करता है और उसे रुकने या मारे जाने की चेतावनी देता है। रे उपहास उड़ाता है और कहता है कि वह नाम से जुड़े हर व्यक्ति को मार डालेगा और नाम ने खुद इसे न्योता दिया है। पुलिस स्टेशन में अधिकारियों द्वारा यूई पर दबाव डाला जाता है और जेल की सजा की धमकी दी जाती है। दबाव में आकर वह खुलासा करती है कि नाम लैंग याओ की ओर जा रहा है। इस बीच नाम को लैंग याओ के रास्ते गाड़ी चलाते हुए देखा जाता है, जहां वह यूमिन को खोजने के सुराग तलाशते हुए एक स्थानीय बच्चे से पूछता है कि उसे एक खास गेंद कहां से मिली। नाम को एक अवैध फैक्ट्री दिखाई देती है, जहां यूमिन को रखा गया है। जैसे ही वह एक परित्यक्त इमारत से देखता है, उसे अचानक वहां से ले जाया जाता है। नाम पीछा करता है, लेकिन रे उसे रोक लेता है और गोलियों की बौछार कर देता है। पीछे हटने को मजबूर नाम पुलिस की नाकेबंदी को तोड़ते हुए अपनी गाड़ी को दुर्घटनाग्रस्त कर देता है। पुलिस से घिरा रे मलबे की ओर गोलियां चलाता है, लेकिन नाम पहले ही गायब हो चुका है। वह सफलतापूर्वक केंद्र में घुसपैठ करता है और यूमीन को उसकी सर्जरी शुरू होने से ठीक पहले बचा लेता है। नाम अपने घावों का इलाज करता है, जबकि ली उसे तस्करों के फोन का इंतजार करने के लिए एक होटल में जाने का निर्देश देता है। नाम ली को चेतावनी देता है कि रे द्वारा उसका पता लगाने से पहले वह भाग जाए। इस बीच एक गुस्से में लाल लैंड यह जानना चाहता है कि उसकी फैक्ट्री में इतनी आसानी से घुसपैठ करके उसे कैसे नष्ट कर दिया गया। रे जबरन अंदर घुसता है और लैंड को खोजने की मांग करता है। लैंड अपना दबदबा दिखाता है और दावा करता है कि उसके आदमी ही नाम को मारेंगे, और वह शिकार के प्रति रे के जुनून पर सवाल उठाता है। रे लापरवाही से जवाब देता है कि उसके कारणों से कोई फर्क नहीं पड़ता। नाम यूमिन को आश्वस्त करता है कि वह उसकी मां का दोस्त है और उसे घर ले जाने का वादा करता है। वह छिप रही यूई को फोन करके बताता है कि बच्ची उसके पास है और उसे मिलने तथा यूमिन की देखभाल करने के लिए कहता है। यूई फोन काट देती है और शिकायत करती है कि वह पहले से ही उसकी इस मुसीबत में बहुत गहराई तक फंस चुकी है। रेली को पकड़ लेता है और मार डालता है। नामली द्वारा बुक किए गए होटल की ओर बढ़ता है, लेकिन यूई उसके फोन का जवाब नहीं दे रही है। एक डॉक्टर यूमीन की जांच करता है और समझाता है कि उसका मौन सदमे का परिणाम है। जब तस्कर बैठक तय करने के लिए फोन करते हैं, तो नाम जाने की तैयारी करता है। वह यूमीन के सामने कबूल करता है कि वह उसकी मां को बचाने के लिए पर्याप्त बहादुर नहीं था, लेकिन वह दोबारा यह गलती नहीं करेगा और उसे छोड़कर नहीं जाएगा। वह उससे वादा मांगती है कि वह वापस लौटेगा। बाजार में नाम तस्करों को भुगतान करता है। पूछे जाने पर वह दावा करता है कि वह अपनी बेटी के साथ यात्रा कर रहा है। वे उसे शाम 5 बजे तक बंदरगाह पर मिलने के लिए कहते हैं। नाम होटल लौटता है और उस पर हमला हो जाता है। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद वह जवाबी कार्रवाई करता है और हमलावरों को मार डालता है। जब वह कमरे में पहुंचता है, तो रे उस पर घात लगाकर हमला करता है। नाम उससे लड़की को बख्श देने की भीख मांगता है, लेकिन रे उसकी आंखों में डर देखने की मांग करता है और घोषणा करता है कि यह अभी खत्म नहीं हुआ है। गुस्से में नाम को मारकर बेहोश कर दिया जाता है। रे फिर लैंड के आदमियों को मार डालता है और जीवित बचे लोगों से कहता है कि उसने अपना इरादा बदल दिया है। नाम को कैद कर लिया जाता है, लेकिन यूई अपनी कार को समूह में टकराकर दखल देती है। इस अराजकता में वह उसे छुड़ाने में कामयाब रहती है। नाम तुरंत उन आदमियों में से एक को कोने में ले जाता है और उसे यह खुलासा करने के लिए मजबूर करता है कि रे पहले ही लड़की को ले जा चुका है। नाम रे का पीछा करता है और गोलियां चलाता है, जिससे कार दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। उनके क्रूर संघर्ष के दौरान चाकू मारे जाने के बावजूद नाम पीछे हटने से इनकार कर देता है। वह वाहन में एक ग्रेनेड फेंकता है, जिससे वह एक हिंसक विस्फोट में पलट जाता है। नाम को होश आता है और वह यूमीन को बैग में जीवित पाता है। वह उसे यूई को सौंप देता है, जो लड़की को लेकर भाग जाती है। रे नाम को एक बार फिर चाकू मारता है, लेकिन नाम जवाबी लड़ाई नहीं लड़ता और अपनी बेटी को सुरक्षित स्थान पर पहुंचते देखकर अपनी नियति को स्वीकार कर लेता है। जैसे ही रे को एहसास होता है कि नाम ने एक खुला ग्रेनेड पकड़ रखा है, वह फट जाता है, जिससे एक बड़े विस्फोट में दोनों मारे जाते हैं। एक पुराने फोन कॉल के माध्यम से पता चलता है कि नाम ने यूई को पहले ही अपनी तिजोरी का स्थान बता दिया था, जिसमें उनके भागने के लिए पर्याप्त पैसे और आवश्यक दस्तावेज थे। उसने यूई से यूमीन को अपनी बेटी की तरह पालने का वादा लिया था। अंतिम दृश्य में यूई और यूमीन सफलतापूर्वक पनामा पहुंच जाते हैं, जहां यूई लड़की की रक्षा और देखभाल करने के अपने संकल्प को पूरा करती है।